2024 के लोकसभा चुनाव के पहले चरण के बाद अब दूसरे चरण के चुनाव से पहले लगातार सारी बड़ी अपडेट के साथ आपके सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और सबसे बड़ी अपडेट में जानेंगे दोस्तों कि नरेंद्र मोदी के द्वारा उठाए जा रहे संपत्ति के डिस्ट्रीब्यूशन के सवाल को लेकर राहुल गांधी ने अपने तरीके से दिया है करारा जवाब। वहीं पर आपको बताएंगे सरपंचों के बड़े एसोसिएशन ने इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करने का खुला ऐलान कर दिया है दोस्तों। इसी के साथ में नरेंद्र मोदी पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कार्रवाई नहीं होने पर कांग्रेस पार्टी ने कानूनी विकल्प तलाशने की बड़ी जानकारी दी है। क्या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा? इसी के साथ में एसबीआई ने अडानी महाघोटाले से जुड़े खिलाड़ियों की पहचान कर ली है। कांग्रेस पार्टी की ओर से पूरी जानकारी दी गई है दोस्तों, बताएंगे क्या है पूरा मामला। वहीं पर राहुल गांधी पर कर रहे थे अभद्र टिप्पणी अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में हो गई है शिकायत दर्ज। इसी के साथ में आपको बताएंगे दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता ने बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी के बयान पर ही आलोचना कर दी है। एक एक करके चलेंगे लोकसभा चुनाव जुड़ी फटाफट सारी बड़ी खबरों सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि दूसरे चरण के चुनाव के आज अंतिम दिन है प्रचार के, उससे पहले साफ तौर पर सत्ताधारी दल के लोग बौखलाहट में इस तरीके का बेतुका बयान दे रहे हैं और इसकी जमकर आलोचना होनी चाहिए। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के द्वारा जातीय जनगणना कराए जाने और देश की संपत्ति के सही से लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन करने यानी बंटवारे को लेकर की जा रही टिप्पणी को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हुए दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी लोगों की संपत्ति का सर्वे कराना चाहते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों नरेंद्र मोदी का पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो मुस्लिम ज्यादा बच्चे करने वाले जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। राहुल गांधी ने हालांकि अब नरेंद्र मोदी के सवालों का अपने तरीके से करारा जवाब देना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं देश हित के अंदर हम अडानी की नहीं हिंदुस्तान की सरकार बनाएंगे। देश हित में हम जितना पैसा मोदी अडानी को दे रहे हैं उतना पैसा हम देश की जनता की जेब में डालेंगे। राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है कि मोदी अडानी की सरकार चला रहे हैं, हम लोग हिंदुस्तान के लोगों की सरकार चलाएंगे। अब जवाब नरेंद्र मोदी को देना है दोस्तों कि अडानी के इतने करोड़ों रुपए के जो लोन माफ किए गए हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने इसी मुद्दे को उठाया है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखो ताकि दोस्तों साथ साथ कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में जबरदस्त सफलता मिली है दोस्तों। हरियाणा की सरपंच एसोसिएशन ने भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में जबरदस्त तरीके से झटका देने का फैसला लिया गया है। करनाल में सरपंच एसोसिएशन ने ऐलान कर दिया है कि प्रदेश में वो इंडिया गठबंधन का समर्थन करेंगे, यानी कांग्रेस पार्टी को 9 सीट पर और बाकी आम आदमी पार्टी को 1 सीट पर सपोर्ट किया जाएगा। एसोसिएशन के साथ ही घोषणा में कहा गया है कि लोकतांत्रिक तरीके से बीजेपी का विरोध करते हुए उम्मीदवारों को गांव में एंट्री नहीं दी जाएगी। करनाल के जाट भवन के अंदर मीटिंग के बाद हरियाणा सरपंच एसोसिएशन ने यह जानकारी दे दी है दोस्तों। आपको बता दें कि सरपंच एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हर वर्ग की मांग को लाठी चार्ज से दबाने का काम किया है। पंचायतों के अधिकार छीने गए हैं जिससे सरपंच गांव के विकास नहीं करवा पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब चुनावों में बीजेपी और जननायक जनता पार्टी को सबक सिखाने और सरपंचों की ताकत दिखाने का समय आ गया है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि लोकसभा चुनाव में सरपंच बीजेपी के उम्मीदवारों का पुरजोर डंके की चोट पर विरोध करेंगे और उन्हें घर में घुसने नहीं देंगे। साथ साथ दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान में मुसलमानों का जिक्र करके दिए गए सांप्रदायिक बयान के खिलाफ दी गई शिकायत पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी की नेत्री सुप्रिया श्रीनेट ने कहा कि आयोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी को कानूनी उपाय तलाश करने पड़ेंगे। सुप्रिया श्रीनेट ने निर्वाचन आयोग जैसी संस्थान पर लोगों का पूरा विश्वास होना चाहिए और अगर भरोसा हिल गया तो उन्हें उसे बहाल करने के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में नफरती भाषण दिए। मेरे सहयोगी ने सोमवार को निर्वाचन आयोग से मुलाकात की और हमने उनके खिलाफ शिकायत दी क्योंकि वे हमारी शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हम कानूनी उपाय पर विचार कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी बड़ी तैयारी कर रही है दोस्तों। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा और यहाँ पर यह सुनिश्चित करवाने की कोशिश की जाएगी कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कार्रवाई करने, वरना सुप्रीम कोर्ट अपने तरीके से कार्रवाई करवाए, आदेश जारी करे। जो भी जानकारी आगे आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं कार्रवाई किए जाने से कई लोग नाराज है दोस्तों, जबकि वीडियो में साफ तौर पर सुना जा सकता है कि सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। साथ साथ दोस्तों एसबीआई ने अडानी महाघोटाले के प्रमुख खिलाड़ियों की पहचान कर ली है। कांग्रेस पार्टी की ओर से रिपोर्ट का हवाला देते हुए बातें कही गई है दोस्तों। एसबीआई ने पुष्टि की है कि अडानी समूह की कंपनियों में निवेश किए गए 1 दर्जन ऑफशोर यानी बाहर की फंडों ने डिस्क्लोजर नियमों और निवेश की सीमाओं का उल्लंघन किया है। जून 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही कांग्रेस पार्टी के नेता ने दावा किया है कि जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठन किया जाएगा और इसके बाद किस किसने लूट मचाई है, कौन कौन लोग इसमें शामिल है, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अडानी मेगा स्कैम पर कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश का वक्तव्य इस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने पोस्ट किया है दोस्तों। आपको बता दें कि पूरे मामले पर डिटेल में जानकारी दी गई है। बताया गया है कि मामला काफी गंभीर है। एसबीआई की ओर से भी जो संकेत दिए गए हैं इस पर अब कांग्रेस पार्टी सचेत हो गई है। साथ साथ कांग्रेस ने मंगलवार को आर्थिक विषमताओं के विषय पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत का तेज समावेशी और टिकाऊ विकास इंडिया गठबंधन की सरकार ही कर सकती है। कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि पिछले 10 वर्षों में अधिकतर सार्वजनिक संपत्ति और संसाधन 1 या 2 कंपनियों के हाथ में बेच दिए गए हैं। रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, प्रधानमंत्री आपको ये सब कभी नहीं बताएंगे कि 2012 से 2021 तक देश में बनी संपत्ति का 40% से अधिक हिस्सा सिर्फ 1% आबादी के पास गया है। साथ साथ
दोस्तों केरल की 20 लोकसभा सीटों पर 26 अप्रैल को वोट डाले जाने वाले हैं। एक वामपंथी विधायक के द्वारा कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किए जाने को लेकर प्रचार अभियान में जो बातें कही गई है, इस पर कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को शिकायत दे दी है। दोस्तों देखते हैं मामले पर क्या कार्रवाई की जाती है। साथ साथ 2G घोटाला के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर 12 साल के बाद केंद्र सरकार ने आदेश में संशोधन की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। केंद्र उस शर्त में संशोधन चाहता है जिसके तहत सरकार को स्पेक्ट्रम संसाधनों के आवंटन के लिए नीलामी मार्ग अपनाने की आवश्यकता पड़ती है। केंद्र ने कानून के अनुसार प्रशासनिक प्रक्रिया के माध्यम से आवंटन करने की मांग की है। साथ साथ दोस्तों पतंजलि विज्ञापन केस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्ला की बेंच ने पतंजलि की ओर से एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा कि हमने माफीनामा फाइनल कर दिया है, इसे 67 अखबारों में पब्लिश कर दिया गया है। इस पर जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि आपके विज्ञापन जैसे रहते थे इस एड को भी उसी साइज का रखना है। कृपया इन विज्ञापनों की कटिंग ले ले और हमें भेजे, इन्हें बड़ा करने की जरूरत नहीं है, हम वास्तविक साइज देखना चाहते हैं, ये हमारा निर्देश है। यानी दोस्तों जिस तरीके से एडवर्टीजमेंट किए गए थे, जितने बड़े बड़े साइज में एडवर्टीजमेंट किए गए थे, उसी साइज के अंदर माफीनामा सामने आना चाहिए। जस्टिस कोहली ने कहा कि अब आप कोई विज्ञापन प्रकाशित करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम उसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे, सिर्फ पन्ने पर ना हो, पढ़ा भी जाना चाहिए। कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण को निर्देश दिया है कि अगले 2 दिनों के अंदर ऑन रिकॉर्ड माफीनामा जारी करें जिसमें लिखा हो कि उन्होंने गलती की है। मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होने वाली है। बाबा रामदेव और उनकी कंपनी के द्वारा किए जा रहे होशियारी को लेकर भी देश के सुप्रीम कोर्ट ने अपने तरीके से फटकार लगाई है। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखा जाएगा। साथ साथ राहुल गांधी के एक वीडियो को जमकर शेयर किया जा रहा है, लेकिन ये शेयर कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के लोग शेयर कर रहे हैं। और वो भी दोस्तों जिस वीडियो को शेयर कर रहे हैं उसमें कई सारी कटिंग की गई है, यानी राहुल गांधी के बयान को काटा गया है जिसमें राहुल गांधी SC ST OBC समाज के जनगणना की बात कर रहे हैं, उनके हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में जो बीजेपी के लोग शेयर कर रहे हैं उसमें SC ST OBC समाज के शब्द हटा दिए गए हैं, केवल मुस्लिम समाज की बातें राहुल गांधी करते दिखाई दे रहे। इस पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता की ओर से पूरा वीडियो जारी करते हुए कहा गया कि बीजेपी और उसका पूरा इकोसिस्टम मिलकर राहुल गांधी की छवि को खराब करने के लिए उनके एडिटेड वीडियो को शेयर किया जा रहा है और अपीसमेंट की पॉलिटिक्स बताने की कोशिश की जा रही है। नरेंद्र मोदी भी इसी के इर्द गिर्द बयान दे रहे हैं। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने ज्यादा से ज्यादा ओरिजिनल वीडियो को शेयर करने की मांग की है। साथ साथ दोस्तों झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि इस बार 14 की 14 सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है। चाईबासा में सिंहभूमि सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी जोबा मांझी के नामांकन के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इंडिया गठबंधन सारी की सारी सीटें जीतने के लिए इस बार मैदान में उतरा हुआ है, कोई भी फॉर बट नहीं है। केंद्र सरकार पर झारखंड की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने झारखंड को प्रधानमंत्री आवास का पैसा रोकने का आरोप लगाया है। 2022 तक सबको पक्का मकान देने की गारंटी की गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की अटल बिहारी सरकार में मंत्री रहे यशवंत सिन्हा बोले, कहा जब भी इतिहास में पिछले 10 साल के बारे में लिखा जाएगा, इतिहास लिखा जाएगा, मोदी सरकार के बारे में लिखा जाएगा, तो सबसे ज्यादा बड़ा अगर कोई अपराधी लिखा जाएगा तो वो देश का राजा नहीं बल्कि गोदी मीडिया के लोग सबसे बड़े अपराधी लिखे जाएंगे। रवीश कुमार ने कहा कि बिल्कुल सही कह रहे हैं। साथ साथ दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान में मुसलमानों को लेकर दिए गए बयान के मामले को लेकर दुनिया भर के न्यूज अखबारों की ओर से अपनी अपनी राय दी गई है। आपको बता दें कि कई सारे न्यूज अखबार है जिसमें इंडिपेंडेंट, द न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ साथ अल जजीरा और टाइम्स मैगजीन के साथ साथ BBC न्यूज और वॉशिंगटन पोस्ट सबने लिखा है कि नरेंद्र मोदी के बयान को हेट स्पीच बताते हुए ओपोजिशन के लोगों ने नरेंद्र मोदी को घेरा है। चुनाव चल रहे हैं और नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर कंट्रोवर्सी हो गई है। कुल मिलाकर दोस्तों ये न्यूज लगभग सारे दुनिया के देशों में रिपोर्ट किए जा रहे हैं। लोगों के पास ये अपडेट पहुंच रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जो चुनावी कैंपेन कर रहे हैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हेट स्पीच की कैटेगरी में आता है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखा जाएगा। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन में तो चले गए अजित पवार, जिनके ऊपर सिंचाई घोटाले के गंभीर आरोप लगे हुए हैं, लेकिन उनकी राजनीति तो एनसीपी की पार्टी वाली राजनीति है। उन्हें मुस्लिम वोटों की जरूरत तो पड़ती है, यही बड़ा कारण है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में चले गए हैं। लेकिन अब कई सारे मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों एनसीपी अजित पवार गुट की ओर से एक मैनिफेस्टो जारी किया गया है। इस मैनिफेस्टो में कई सारे बड़े वादे किए गए हैं, लेकिन जो एक बड़ा वादा किया गया है वो कास्ट सेंसस को लेकर है। भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पर बिल्कुल सन्नाटे में है, लेकिन एनसीपी का मानना है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए 2024 को लेकर एक बड़ा वादा है। दोस्तों कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन के वादों के इर्द गिर्द ही मैनिफेस्टो बनाकर एनसीपी के नेता अजित पवार चाहते हैं कि वो अपने पुराने वोटों को एकजुट रख पाए, लेकिन ऐसा होना संभव दिखाई दे नहीं रहा। साथ साथ लोकसभा चुनाव के बीच महाराष्ट्र में नेताओं का एक दूसरे के दलों में जाने का सिलसिला लगातार जारी है। बाबा सिद्दीकी, मिलिंद देवड़ा और अशोक चव्हाण जैसे नेताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनने का फैसला लिया। तो इसके बाद अब खबर यह है कि समाजवादी पार्टी को महाराष्ट्र में तगड़ा झटका लग सकता है। सपा के विधायक और पूर्व राज्यसभा के सांसद अबू आसिम आजम ने भी पाला बदलने को लेकर मन बना लिया है। एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल से मुंबई स्थित उनके आवास पर मुलाकात की थी, इसे लेकर चर्चा चल रही है। दोस्तों सूत्रों की माने तो दोनों नेताओं बीच 2024 के चुनाव को लेकर काफी ज्यादा बातें हो गई है और जल्द बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखो। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कौशाम्बी के बीजेपी के सांसद विनोद सोनकर अब जनता के बीच जा रहे हैं तो उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों वीडियो शेयर करते हुए समाजवादी पार्टी के नेता मनोज काका की ओर से बताया गया कि कौशाम्बी के बीजेपी के सांसद विनोद
विनोद सोनकर को अब जनता कायदे से रगड़ रही है। 10 साल जनता के बीच नदारत रहे, चुनाव में वोट मांगने आए तो लोगों ने सवाल पूछा तो बौखलाने लगे सांसद जी। ये वही विनोद सोनकर है जो ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर और पिछड़े समाज को कहते थे सैयद पठान अंसारी। अब जनता इनसे इन्हीं के सवाल भी पूछ रही है। तो देखिए कैसा मुंह बन रहा है। यूपी में बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। एक एक वोट के लिए तरसा देगी जनता इन्हें। साथ साथ दोस्तों के.एस. ईश्वरप्पा को भारतीय जनता पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया है। कर्नाटका में निर्दलीय तौर पर मैदान में उतरे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के.एस. ईश्वरप्पा को आखिरकार बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखाया है। शिवमोगा की सीट से वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि येदियुरप्पा अपने बेटे को सेटल करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी में बड़ा नेता बनाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने पूरी पार्टी कब्जा ली है। इसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़कर बीजेपी को सपोर्ट करने की बात कही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगाए जाने पर भी बैन की मांग की गई है, लेकिन के.एस. ईश्वरप्पा मानने को तैयार नहीं है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है वहां कदम कदम पर हो रही पुलिस की ज्यादती, पक्षपात। चुनाव आयोग को क्यों नहीं नजर आ रहा है देश में चुनाव निष्पक्ष, बिना भय, भेदभाव और पक्षपात के चुनाव आयोग संपन्न कराए। इसके बाद कई और बड़ी मांग की गई है। दोस्तों साथ साथ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के मेरठ के प्रत्याशी अरुण गोविल के एक शो के दौरान कई सारे लोगों के जेब काटे गए हैं। दोस्तों इस पूरे मामले पर वीडियो शेयर करते हुए सुप्रिया श्रीनेट ने लिखा कि इन साहब की मेरठ में दुकान है। बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल वोट मांगने आए थे, इनसे भी हाथ उठवाकर नारे लगवाए। इस बीच किसी ने उनकी जेब काट ली। 36,000 रुपए की चपत इनको लग गई। ध्यान बांटेंगे, आपकी जेब काट लेंगे। राहुल गांधी जी की कही हुई बात आज सच निकली है। इन भाजपाइयों से सावधान रहिए। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसा लग रहा है कि एक प्रोजेक्ट के तहत विवादित बयान दे रहे हैं। राजस्थान के लोकसभा चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, बीजेपी के नेताओं के बयान में तीखापन देखने को मिल रहा है और काफी ज्यादा विवादित बयान दिए जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के बिगड़े बोल। उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो बाबर का बच्चा जय श्री राम बोलेगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ के वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के भिंडर के अंदर एक सभा को संबोधित कर रहे थे। ये पहली बार नहीं है दोस्तों, इस तरीके के बयान की एक सीरीज शुरू हो चुकी है। दूसरे चरण में काफी ज्यादा ऐसे बयान दिए गए हैं, चाहे अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, योगी आदित्यनाथ हो या फिर अब बीजेपी के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हो। आप लोग क्या समझते हैं लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों कि क्या ये संयोग के तहत दिया जा रहा बयान है या फिर एक सुनियोजित तरीके से किया गया प्रयोग है बयानों का और एक सुनियोजित तरीके से बयान दिया जा रहा है। एक पैटर्न के थ्रू ये सारी चीजें हो रही है। साथ साथ रामनवमी पर पश्चिम बंगाल में भड़की सांप्रदायिक हिंसा को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। मंगलवार को अदालत ने चेताते हुए कहा है कि इस साल जिन निर्वाचन क्षेत्रों में सांप्रदायिक हिंसा भड़की है उन जगह पर वह लोकसभा चुनाव 2024 की मंजूरी नहीं देंगे। अगर लोग शांति के साथ कोई जश्न नहीं मना सकते तब चुनाव आयोग से हमारी सिफारिश है कि ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव ना कराया जाए। कोलकाता हाईकोर्ट की ओर से ये टिप्पणी रामनवमी के हिंसा की घटनाओं को लेकर किया गया है। दोस्तों मुर्शिदाबाद में पूरे मामले की जांच की बातें कही जा रही है। लाइव लॉ की ओर से दी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि जस्टिस टी.एस. शिवगन्नम ने कहा कि हम चुनाव आयोग से सिफारिश करेंगे कि जब लोग कुछ घंटों के लिए शांति के साथ अपना पर्व नहीं मना सकते तो फिर कैसे वहां चुनाव होगा। देखते हैं दोस्तों इस मामले पर क्या फैसला लिया जाता है और चुनाव आयोग की ओर से क्या जानकारी दी जाती है। साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुसलमानों को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कई सालों तक साथी रहे अकाली दल की ओर से भी आलोचना की गई है। शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर बादल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान के बांसवाड़ा में चुनावी रैली में दिए गए बयान की आलोचना की है। सोमवार को जालंधर में पत्रकारों से बात करते उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को कभी भी ऐसा वक्तव्य नहीं देना चाहिए था जिससे देश के लोगों में सांप्रदायिक घृणा, आपसी संदेह और जहर फैले। उन्होंने कहा कि भारत हिंदू, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों सभी का है। प्रधानमंत्री और भाजपा को सरदार प्रकाश सिंह बादल से सीखना चाहिए कि कैसे शांति और सांप्रदायिक समन्वय सुनिश्चित हो। विपक्ष के कई नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के बांसवाड़ा में दिए गए बयान की तीखी आलोचना की है। दोस्तों इसे हेट स्पीच बताया है। अगर आप भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया बयान हेट स्पीच की कैटेगरी में आता है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कानपुर का लोकसभा चुनाव तो अलग ही लेवल का चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पहचान कौन वाले एपिसोड के बाद अब कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के साथ भी लगभग वैसी ही घटना हुई है। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आलोक मिश्रा नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे तो एसीपी साहब ने उनको नो एंट्री कहकर रोक दिया। बाद में उनको बताना पड़ा कि वो तो खुद प्रत्याशी हैं, उनको अंदर जाने की इजाजत मिलनी चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों प्रशासन के लोगों की ओर से उम्मीदवारों को ही नहीं पहचाना जा रहा है। मामला काफी बड़ा होना चाहिए क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यह सुनिश्चित करना चाहिए कम से कम लोकल प्रशासन के लोगों को, खासकर बड़ी पार्टी के नेताओं को पहचानना चाहिए और उनको रोकना नहीं चाहिए क्योंकि नामांकन दाखिल करना काफी सेंसिटिव मुद्दा है। अगर एक दिन नामांकन दाखिल नहीं होगा तो फिर डेडलाइन खत्म हो जाएगा और उसके बाद आप लोग जानते हैं कि किस तरीके से नामांकन रद्द भी कराए जाते हैं। साथ साथ दोस्तों राजस्थान में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होगा। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट हॉट सीट बनी हुई है। इस सीट पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी और निर्दलियों के बीच में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर नेताओं के आरोप प्रत्यारोप के साथ बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी दूसरी बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। उनकी टक्कर कांग्रेस पार्टी के उमेदवार राम बेनीवाल और निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी से है। बीजेपी के प्रत्याशी कैलाश चौधरी
चुनाव के रण में लगातार पूरी ताकत लगा रहे हैं। दोस्तों रविंद्र सिंह भाटी के चुनाव लड़ने के कारण भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला गुर्जर समाज का वोट यहां पर बंटने वाला है। शायद इसी के कारण भारतीय जनता पार्टी के नेता बौखला गए हैं। उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए, यानी बीजेपी के नेता कैलाश चौधरी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हम भारत पाकिस्तान की सीमा पर रहने वाले लोग हैं। इस देश में बॉर्डर पर रहने वाले लोग पर दुश्मनों की नजर बनी रहती है। उन लोगों की इस बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर नजर बनी हुई है। जितने भी टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं उनकी एक ही मानसिकता है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना है, किसी भी प्रकार से सत्ता से बाहर करना है। यह तो निश्चित है। आप जनता के आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेता बयान देते हुए कह रहे हैं कि पाकिस्तान की भी इस चुनाव पर नजर है, यानी दोस्तों पोलराइजेशन करने की कोशिश की जा रही है। आप लोग अपनी राय जरूर लिख के बताएगा। साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से कहा कि देश में आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा। उन्होंने राजस्थान के उनियारा में कहा कि कांग्रेस पार्टी की सोच हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति रही है। वो दलित आदिवासियों से को मिलने वाले आरक्षण को कम करके मुस्लिमों को देना चाहते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी को बताना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने कब ऐसा किया है। ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री कुछ भी बेतुका बयान देकर निकल जा रहे हैं। यहां तक कि मीडिया वाले फैक्ट चेक भी नहीं कर रहे कि कांग्रेस ने कब ये बात कही है। प्रधानमंत्री भी नहीं बता रहे कि कहां पर ये बातें कही गई है। आप लोग अपनी राय जरूर लिख के बताएगा। दोस्तों पूरी तरीके से डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद और देश के लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जो काफी ज्यादा सांसदों को सस्पेंड किया करते थे, 5 साल के अंदर उन्होंने विपक्ष के कई सारे सांसदों को सस्पेंड कर दिया क्योंकि सांसद विरोध कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सवाल पूछ रहे थे। अब सांसद को सस्पेंड तो नहीं कर पाएंगे, तो अपने क्षेत्र में गए हैं ओम बिरला चुनाव प्रचार के लिए। लेकिन ओम बिरला जब प्रचार करने के लिए पहुंचे तो लोगों ने उनको काले झंडे दिखाए हैं। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया कि लोकसभा में विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड करने वाले स्पीकर ओम बिरला के हाल देखो, जनता अब इनको सस्पेंड करने वाली है। ओम बिरला के सामने कांग्रेस पार्टी ने एक मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतार रखा है। दोस्तों इसी के साथ में लोकसभा चुनाव के बीच यूपी की अमेठी में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। सपा के विधायक राकेश प्रताप सिंह के भाई उमेश सिंह समेत अमेठी के 11 नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। अमेठी में वोटिंग से पहले हुई उठापटक का इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। सपा छोड़ बीजेपी में जाने वाले उमेश सिंह की पत्नी रूमा सिंह, ब्लॉक प्रमुख गौरीगंज के साथ साथ अन्य नेताओं ने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले पर किस तरीके की प्रतिक्रिया देगी, जो भी जानकारी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ दोस्तों लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से हाल ही में इस्तीफा दे चुके डॉक्टर अरुण कुमार मंगलवार को बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए। साथ ही जहानाबाद संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने का ऐलान उन्होंने कर दिया है। अरुण कुमार ने 28 अप्रैल को समर्थकों की बैठक बुलाई है। बैठक में व्यापक रणनीति के बारे में चर्चा की जाएगी और बैठक में अरुण कुमार के पटना आवास पर कई और बड़े निर्णय लिए जाएंगे। दोस्तों इसी के साथ में नेहा मर्डर केस मामले को लेकर बड़ी जानकारी है। सिद्धरमैया की कॉल के बाद नेहा के पिता बोले, कहा मैंने गलत कहा, माफी मांगता हूं। कर्नाटक के हुबली में हुए नेहा केस को लेकर जमकर सियासत शुरू हो गई है। इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साध रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने नेहा के पिता निरंजन हिरमेत को फोन करते हुए उनसे माफी मांगी है। उन्होंने फोन पर निरंजन से कहा है कि इस मामले को लेकर वो बहुत दुखी है और जल्द बड़ी कार्रवाई की जाएगी और लगातार कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों अपराधी को गिरफ्तार भी किया गया है और फास्ट ट्रैक में मामला जाने वाला है। साथ साथ कन्हैया कुमार भारतीय जनता पार्टी के नेता और उत्तर पूर्व के सांसद दिल्ली के बीजेपी के मनोज तिवारी के सामने मुकाबले में उतरे हुए हैं। मनोज तिवारी को अब बड़ी चुनौती मिलने लगी है, तो वो कन्हैया कुमार पर डायरेक्ट हमला करते हुए कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार देश को टुकड़े टुकड़े की भावना से देखते हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर नरेंद्र मोदी की टिप्पणी को लेकर बीजेपी के नेता कहते हैं कि मैं हैरान हूं कि नरेंद्र मोदी ने तो सबकी आंखें खोल दी है। मेरे पास भी कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है जिसमें 3 बातें हैं। हम आएंगे तो मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू करेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ऐसा लगता है कि ऊपर से एक प्रोजेक्ट दिया गया है जिसके इर्द गिर्द बीजेपी के लोग अब काम कर रहे हैं। दूसरे चरण के चुनाव को लेकर क्या कन्हैया कुमार मनोज तिवारी को इस बार जबरदस्त शिकस्त देंगे? आप लोग अपनी राय जरूर लिखते हैं क्योंकि इंडिया गठबंधन की ओर से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों मिलकर चुनावी मैदान में उतरी हुई है। दोस्तों साथ साथ कांग्रेस पार्टी के नेता दानिश अली ने बहुजन समाज पार्टी पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बी टीम की भूमिका निभाने का आरोप लगाया है। दावा किया है कि मायावती की अगुवाई वाले दल के उम्मीदवार का निर्णय सत्ताधारी पार्टी ने किया है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा सीट से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे दानिश अली ने दावा किया है कि पिछले सप्ताह अमरोहा में एक चुनावी रैली के दौरान नरेंद्र मोदी ने उनकी आलोचना किए जाना प्रधानमंत्री की हताशा को दिखाता है। उन्होंने बसपा को लेकर कहा कि बसपा बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है क्योंकि बसपा का यहाँ पर एक अलग ही उम्मीदवार मैदान में उतरा हुआ है। दोस्तों आप लोग की जो भी राय लिखकर जरूर के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कैसरगंज संसदीय सीट से बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर बीजेपी ने अभी फैसला नहीं लिया है। पहले चरण के चुनाव में जाट समाज के बाहुल्य वाली सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं, लेकिन अभी कुछ सीटें और भी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, शायद उसका इंतजार किया जा रहा है क्योंकि ये तो तय है कि बीजेपी ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट देगी। अगर ऐसा नहीं करना होता भाजपा को तो पहले ही इस्तीफा ले लिया होता। पत्रकारों से बात करते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह कहने लगे कि टिकट की चिंता मेरी है, आप लोग मीडिया वाले इसकी चिंता ना करें। आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे टिकट की घोषणा आप लोगों की वजह से विलंब हो रहा है। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगे हुए। दोस्तों हो सकता है एक बड़ा कारण यह भी कि हरियाणा के अंदर भी चुनाव नहीं हुए, तो शायद हरियाणा के चुनाव खत्म होने का वेट कर रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन यह तो तय है कि बीजेपी टिकट
टिकट जरूर देगी। आप लोगों की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। क्यों अभी तक टिकट नहीं दिया गया है दोस्तों? क्या हरियाणा में होने वाले चुनाव को लेकर भाजपा डर रही है? साथ साथ कांग्रेस पार्टी के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोमवार को दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपने पर्याप्त उम्मीदवार नहीं है, इसलिए उसने हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर विपक्षी दलों को छोड़कर आए लोगों को टिकट दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास मजबूत दावेदारों की एक सूची है और पार्टी हरियाणा में जिन 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है उसके लिए उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। राज्य के कुरुक्षेत्र सीट पर इंडिया गठबंधन की ओर से आम आदमी पार्टी मैदान में उतरी हुई है। साथ साथ दोस्तों अच्छा हुआ भाग गई, उसको कुछ बोलना नहीं आता था। बीमा भारती के आरजेडी में शामिल होने और पूर्णिया से चुनाव लड़ने को लेकर नीतीश कुमार ने रैली को संबोधित करते हुए बीमा भारती पर निशाना साधते हुए कहा कि उसको तो बोलना भी नहीं आता था, हमने बोलना भी सिखाया है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों ये किस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। मामला धीरे धीरे करके और ज्यादा रोचक होता जा रहा है क्योंकि तेजस्वी यादव इस सीट पर लगातार प्रचार कर रहे हैं, रोड शो भी कर रहे हैं ताकि वोट ज्यादा से ज्यादा पूर्णिया में इंडिया गठबंधन को मिले। पार्टी को लग रहा है कि यह सीट आसानी से निकाली जा सकती है। वहीं पर जनता यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार सीधा प्रत्याशी पर टारगेट कर रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपको चैनल जय हिंद।